हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयुर मेडिकल क्लासेस। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना टॉपिक ब्लड लेटिंग। रक्त मोषण शैलेंज सब्जेक्ट का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले जो चैनल का मोटिव होता है सिलेबस टू सिलेबस, तो हम यहाँ आपको बात करने जा रहे हैं सिलेबस रक्त मोषण। उससे पहले मैं बता दूं कि बंधन विधि और आपका पुनर्स्थ शैल्य का टॉपिक ओवर किया है, जिसकी वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ उस चैनल पे स्किप मत कीजिएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, आज का टॉपिक है रक्त मोषण। तो रक्त मोषण में हम क्या पढ़ेंगे, इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ जानेंगे अपने सिलेबस में महत्व क्या है, प्रकार क्या है और सभी प्रकारों की वो सारी छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसके साथ योग्य अयोग्य प्रोसीजर, उपद्रव और चिकित्सा जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। में वृद्धि हुई या कोई भी विकार हुआ, उसको उसका ट्रीटमेंट यानी निवारण करने के लिए जब हम शरीर से रक्त को बहा देते हैं, यानी रक्त को निकालते हैं, उसका विश्रवण करते हैं, सिक्रीट कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रक्त मोषण। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन रक्त मोषण में कई विधियों का प्रयोग होता है। उसमें से एक विधि होती है जलौका विधि, जिसे आप नॉर्मली रक्त मोषण जानते हैं। लेकिन रक्त मोषण क्या है, रक्त मोषण के अंतर्गत आती है जलौका विधि यानी रक्त मोषण। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं उसके भेदों के बारे में यानी प्रकार। तो टॉपिक दूसरा पॉइंट है सिलेबस का, रक्त की विश्रवण के भेद। तो रक्त विश्रवण के भेद आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में क्या बताया, एक शस्त्रकृत एक अशस्त्रकृत। जिनमें शस्त्र का प्रयोग होता है वो रक्त मोषण, जिनमें शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है वो है अशस्त्रकृत रक्त मोषण। तो अशस्त्रकृत रक्त मोषण को हम अनुशस्त्र रक्त मोषण भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, शस्त्रकृत रक्त को प्रच्छान शिराव्याध, दो तरह की विधियां होती हैं और अशस्त्रकृत में जलौका, शंख, अलाबू और घटी यंत्र होते, जिसमें आज के वर्तमान में जलौका, शंख, अलाबू मुख्यतः ज़्यादा प्रचलित हैं। कोरिलेशन अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो प्रच्छन्न विधि, शिरावेद, शंख, अलाबू, जलौकाचरण को प्रच्छन्न को सुपरफिशियली एक जब ब्लड लेटिंग की जाती है उसे सैक्रिफिकेशन, शिरावेद यानी वेनिसेक्शन या वेना पंक्चर जो होता है उसे कहते हैं। शंख में कपिंग बाय हॉर्न एंड अलाबू जो होता है वो कपिंग बाय गर्ड, जो यानी लौकी के समान जो संरचना का प्रयोग किया जाता है उसको अलाबू कहते हैं। जलौका जिसमें जोंक यानी लीच का यूज होता है। चलते हैं हम इसके महत्व के बारे में। तो महत्व क्या है, मैं पूरी जो विधियां हैं उनको आगे चल के पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो। क्या है महत्व, चैनल पे आए हैं तो पूरा आंसर लेके जाइएगा। महत्व क्या है, रक्त को शुद्ध करने के लिए सबसे सरल और उत्तम चिकित्सा आचार्यों ने इसे कही है। रक्त विकार भी जब भी होते हैं उनके शमन के लिए अगर किसी चीज चिकित्सा का वर्णन हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी चिकित्सा केवल रक्त मोषण को कहा गया, कि जितनी वो विधियां हैं उनके बराबर एक लौती यानी केवल एक सिंगल विधि जो है वो रक्त मोषण ही है। ठीक है, अगर आप 100 चिकित्सा करेंगे उसमें एक रक्त मोषण ही श्रेष्ठ उपयोगी है उनके बराबर, तो ऐसा कहा आचार्यों ने। दूसरा है कि रक्त चाहे वर्ण चिकित्सा हो, चाहे 7 जो प्रमुख उपकर्म बताए गए, चाहे अष्टविध शस्त्र कर्म बताए, सभी में रक्त मोषण को स्थान दिया गया। रक्त वर्ण चिकित्सा में 60 उपक्रम होते हैं, जिसमें 9वां स्थान 7 उपक्रम जो दिए गए उसमें दूसरा, और अष्टविध में शस्त्र कर्म में बताते हुए 7वां कर्म बताया गया। तो उनको हर चिकित्सा में महत्व दिया गया। यहीं पे उनका महत्व जो लगता है कि चिकित्सा में बहुत प्रमुख क्रिया रक्त मोषण को मानी गई है रक्त शुद्धि के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, तो हम बताते हैं प्रक्षालन विधि। प्रक्षालन विधि जो होती है इसमें सुपरफिशियली हम ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको निकालते हैं, यानी ड्रेन कर देते हैं, लेटिंग कर देते हैं। तो कैसे, प्रक्षालन विधि में जब जो रक्त होता है वो पिंडित रुधिर होता है और त्वचा में ही एक स्थित यानी लोकलाइज्ड स्थान पे हो, तो वहाँ पे हम प्रक्षालन विधि का प्रयोग करते हैं। तो पिंडित रुधिर का जब अवशेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, व्याधि को त्वचागत यानी त्वचा में जो होती है वहाँ पे एक छोटे छोटे स्केच लगा करके हम वहाँ से ब्लड लेटिंग कर देते हैं। तो इसी विधि को सुपरफिशियली जो यूज़ करते हैं पंचान, ठीक है, प्रक्षालन विधि कहते हैं।
दूसरी विधि है संस्कृत की शिरावेदन। शिरावेदन क्या है? ये डीपर ब्लड लेटिंग होती है, इसको डीपर जिसमें हम एक सूची से या फिर पंक्चर करके, यानी वेना पंक्चर जिसे आज कहा जाता है, उसे पंक्चर करके यहाँ से ट्यूब हम यूज़ करते हैं ट्यूब्स, और उससे ब्लड्स को धीरे धीरे वो फ्लो करके सारे ब्लड्स को निकालते हैं। जो लेकिन शिरावेदन में बहुत ही ध्यान से किया जाए, शिरावेदन एक ब्रॉड है तो उसमें शिरावेदन को अवैध शिराएं और वैध शिराएं को ध्यान रखा जाता है। 700 शिराएं हमारे शरीर में होती हैं, उन सभी 700 शिराएं में 98 शिराएं ऐसी होती हैं जो अवैध होती हैं, यानी जो मर्म स्थान पे होती हैं, या फिर उन शिराओं को अगर वैध करें तो हम मृत्यु कर होती हैं, तो हम उन शिराओं को नहीं करते हैं। वैध अवैध शिराएं क्या हैं और क्या होती हैं, कैसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से शस्त्र, क्या रोग, इन सब का मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में शिरावेदन को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे अब चलते हैं तो मॉडर्न को अगर आप देख लो तो शिरावेदन देखो आपको इस तरह से मिल जाता है कि यहाँ पे पंक्चर होगा और यहाँ से एक ब्लड को लेट किया जाता है, निकाला जाता है, तो ब्लड फ्लो होता जाता है और वहाँ से जो दूषित रक्त होता है वो निकल, इसी को शिरावेदन कहा गया। तो शिरावेदन के साथ हम पहले अब बात करते हैं हम शंगु, अलाबु और जलौ का क्या है। तो शंगु, अलाबु, जलौ का, तो शंगु को हम अगर बात करते हैं तो शंग क्या है? शंगी है एक हॉर्न, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे शंग कहते हैं। शंग का अर्थ ही होता है कि हॉर्न। ये क्या करते हैं, जहाँ हमें रक्त, दूषित रक्त प्राप्त होता है, ठीक है, वहाँ पे हम दूषित रक्त के स्थान पे प्रच्छालन लगा देते हैं, और यानी छोटा सा स्पेस मारते हैं और वहाँ पे हम शंगु को रख देते हैं। शंग रख करके वहाँ पे जो सूक्ष्म छेद होता है, यानी शंगी का जो दोनों तरफ होल होता है, 18 अंगुल इसकी लंबाई बताई जाती है। आगे के भाग को 3 अंगुल कहा गया है और पूरी लंबाई इसकी 18 अंगुल कही गई है। दोनों छिद्र में जो मुख्य जो छेद होता है वो सरसों के दाने के बराबर इसका छिद्र कहा गया है। इस छिद्र से रक्त को खींचा जाता है, यानी चूषण किया जाता है। ये जो कार्य है ये मुख से भी किया जा सकता है या किसी सूचक यंत्र से भी खींचा जा सकता है। तो ये क्या करता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है उस स्थान पे जहाँ पे हमें रक्त को निकालना होता है, वहाँ पे लगा देते हैं और बलपूर्वक उस सूक्ष्म से हम इसे शक करता है वैद्य, यानी डॉक्टर शक करता है, या फिर अब जो है बहुत प्राचीन विधि थी लेकिन अब क्या है, शक वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल शकिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अलाबू। तो अब आता है अलाबू। अलाबू शब्द जो है वो है गर्ड, यानी कर्ड यानी लौकी के समान इसका जो होता है स्ट्रक्चर, आप सर्च करना, लौकी के समान जब इसका स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको अलाबू कहा गया, या घिया शब्द कहा जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो एक ये स्ट्रक्चर, ये है अलाबू, ठीक है। तो अलाबू में ये जो है, अलाबू में हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है एक मुख से बंद होता है और एक तरफ ही खुला होता है, लेकिन शंख दोनों मुख में खुला होता है, ये भी बात आपको लिखनी होती है। अलाबों में एक ही मुख खुला होता है और इसे पलट कर रखते हैं और उसके बाद वैक्यूम क्रिएट करते हैं, लाइक दैट कपिंग, जो आज के टाइम में कपिंग कहा गया है, ठीक है। कप की शेप के होते हैं और इसमें वैक्यूम क्रिएट करता है और सक करता है ब्लड को, ठीक है। धीरे धीरे पुश होता है ब्लड और धीरे धीरे वहाँ पे जो दूषित ब्लड होता है, जो ऊपर आ चुका, जो गंदा होता है, वो दोष वाला जो रक्त होता है वो बाहर आने लगता है। तो इसमें 2 पॉइंट है, कटु, रुक्ष और तीक्ष्ण होते हैं ये, इसलिए इस कारण से कफ से दूषित रक्त को निकालने में प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। आचार्यों ने जो है वात रक्त में इसे ज़्यादा महत्व करके, आचार्य चरक ने इसका पॉइंट जो कहा है वो ये कहा है कि हम इसे वात रक्त के लिए, तो वात रक्त दोषों में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। सॉरी, कुष्ठ में अलाबों का प्रयोग आचार्य चरक ने कहा है, सुश्रुत ने इसको त्वचागत रोगों में, वातगत रोगों में बताया है, ठीक है। बाकी इसे कफ दूषित रक्त को निकालने के लिए बहुत हितकर माना गया है, ठीक है। तो कपिंग आज के मॉडर्नाइज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। आयुर्वेद में ये थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं घटी यंत्र। तो घटी यंत्र अगर आप देख लो तो घटी यंत्र क्या है, घटी यंत्र है एक ग्लास की जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो अभी कम प्रयोग हो रहा है घटी यंत्र, क्योंकि इस टाइम जलौका विधि बहुत ही प्रचलित है, जलौका विधि से ज़्यादा ही उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कपिंग ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर घटी यंत्र, ठीक है। तो घटी यंत्र क्या होता है ये मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे कि आपके दिमाग में होता है इसका, और यहाँ पे हम
बाती जला करके एक ऑक्सीजन को निर्वात जो होता है, निर्वात उसको हम जनरेट करते हैं और फिर उसे कपिंग को लगा के शक करते हैं। तो ये घटी यंत्र का एक प्रयोग है। हम आते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा रक्त कौन से दोषों से है, कौन सा प्रयोग करना है, कौन सा रक्त मोक्षण की विधि उपयोग। तो इस विधि को आप जान लीजिए, ये बहुत ज़्यादा तो ये इम्पॉर्टेंट है। वात दूषित के लिए शंग से, पित्त दूषित के लिए जलोकाचार्यों ने बताया, कफ दूषित के लिए अलाबू बताया है, कमजोर हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, बुरे हो, राजा, सुकुमार जो ऐसे उसमें अलाबू, जलोका, शुचि, इन तीनों का प्रयोग करना वैद्य की युक्ति के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार जैसा उसे उपयुक्त लगे, ये कहा गया है। इसके साथ एक है कि कहीं लोकलाइज्ड अगर कोई स्थिति हो तो वहाँ मैंने बताया प्रक्षालन करना बहुत अच्छा होता है। ग्रंथियों में जलौका रक्त से रक्त को निकालना अच्छा होता है। शुप्त निषेचन ऐसा रक्त हो तो वहाँ पे शंगी का यूज़ करते हैं। और संपूर्ण शरीर में अगर पूरा दूषित रक्त है संपूर्ण शरीर में तो हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं शिरावेद। शिरावेद में 700 शिराएँ होती हैं। 700 शिराएँ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो कि 700 शिराओं में 98 शिराएँ जो होती हैं वो अवैध कही गई। उन अवैध शिराओं को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो चैनल पे बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दूषित रक्त के लक्षण कैसे जानोगे कि अब हम वात दूषित है कि पित्त दूषित है, कफ दूषित है। हमने ये तो समझ लिया कि हम वात के लिए क्या कर रहे हैं, पित्त, लेकिन वो कौन से दूषित है, कौन सा दोष है, ये कैसे जानोगे। तो रक्त को हम चेक करते हैं, उसको हम जब रक्त को चेक करेंगे तो रक्त को लेने के बाद पता चलेगा कि अगर फेनिल है, अरुण है, कृष्ण वर्ण का है और बहुत ज़्यादा फ्लो कर पतला हो गया तो वो वात दूषित हो गया। पित्त दूषित में उसका जो वर्ण है वो नील होगा, पीत होगा, हरित होगा और बहुत गंधिक होता है। उसमें मक्षिक अप्रिय शब्द कहा है। वो मक्षिक अप्रिय शब्द का मतलब होता है कि वहाँ पे जो मक्खियाँ वो भी उन्हें भी वहाँ पे भनकी नहीं आ मतलब नजर नहीं आती हैं। तो माक्षिक अप्रिय शब्द प्रयोग किया आचार्यों ने। अस्कंदित क्या है, जो जमता नहीं है, पित्त है, ठीक है, जमता नहीं है वो। तो यहाँ पे हो गया। कफ दूषित का क्या है, गौरव होगा, स्निग्ध होगा, शीतल बहुत ठंडा होगा, वो गाढ़ा होगा, पिक्षिल होगा, इसमें नहीं चिपचिपा होगा और मंद गति, यानी जहाँ जगह वहाँ जम रहा है। तो कफ दूषित में क्योंकि वो गाढ़ा है, चिपचिपा है, तो कफ दूषित रक्त हो सकता है। तो आप रक्त को देख करके भी बता सकते हो कि कौन सा दोष है उसमें। यही है आपकी डायग्नोसिस, कैसे आप जानोगे कि आपको करना क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द्वंद्व और त्रिदोष। तो द्वंद्व अगर रक्त पित्त है तो वहाँ पे अगर मैं द्वंद्व का मतलब दो दोष हो जाए, तो जो दो दोष हो, कफ वात है, वात पित्त है, तो जो जो दो दोष होंगे उन दोनों के लक्षण उस रक्त में नजर आएंगे, ठीक है। जो भी दोष होगा, अगर वात पित्त है तो वात के भी लक्षण, पित्त के भी लक्षण। कफ और वो आपका दोष है पित्त के साथ है तो कफ के भी लक्षण, पित्त के भी लक्षण उस दोष में मिलेंगे, रक्त में मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है त्रिदोष। त्रिदोष तो तीनों मिश्रित हुए दोष मिल सकते हैं। हो सके वो पिच्छिल हो, उसका रंग जो हरी पित्त हो और उसके बाद उसका जो बहुत शीघ्रगामी हो, यानी तीनों लक्षण मिलेंगे, ठीक है। तो और अधिक दुर्गंध वाला, तो यानी सारे दोष उसमें प्रधान है। त्रिदोष में सारे मिलेंगे। तो ये है कि समझना है कि हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है किस रोगी में, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ मैं, यहाँ कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करी, बहुत सिंपल शब्दों में कि आप अपने माइंड में बस अपने आंसर को फॉर्म करो। अब बताओ योग्य अयोग्य आपके सिलेबस में आया तो योग्य अयोग्य क्या है। योग्य अयोग में अयोग्य पहले समझो, अयोग्य समझ लो, बाकी सारे योग्य हैं, ठीक है। तो अयोग में आचार्य सुश्रुत का एक बहुत फेमस श्लोक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सर्वांग शोफित क्षीणस से चाम्ल भोजन निमित्त पांडु रोगेश अर्श है, उदर रोग है और शोष है और गर्भिणी, ठीक है, शौथु। इन सारे रोगों में हम क्या करते हैं, अयोग्य समझते हैं। क्या, पहला क्या, सारे शरीर में शोफ हो तो वो अयोग्य है, ठीक है। सर्वांग शोफा, पूरे शरीर में अगर शोफ है तो मोस्टली वो पांडु रोग हो सकता है, एनीमिक हो सकता है पर्सन, उसको और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे आप ब्लड रिलेटिंग नहीं करोगे उस पर्सन को। दूसरा, ये अयोग्य, क्षीण, पहले से ही कमजोर, उसमें क्या ब्लड निकालना, एनीमिक हो सकता है, वो क्यों ब्लड निकालोगे, उसकी दिक्कत हो सकती है। अम्ल पदार्थ के खाए होने के बाद कुछ ऑफ होता है या पांडु रोगी हो जाता है, या फिर उसमें अर्श हो, बहुत अम्लीय पदार्थ खाना खाने वाला भोजन करने से उत्पन्न हुआ शोफ, उसमें भी हम नहीं करेंगे। पांडु रोगी है, अर्श है, उदर है, शोष है, क्योंकि ये जो है इसमें रक्त को
निकालना उसकी ब्लड लेवल को डाउन कर सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पांडु रोगी में, अर्श में, उदर रोग में, शोष में और गर्भिणी स्त्री में हम क्या करते हैं, रक्त मोक्षण नहीं करेंगे, रक्त को नहीं निकालेंगे। दूसरा क्या, बहुत ज़्यादा ठंड ऋतु हो, बहुत शीत ऋतु में भी रक्त का बहाव नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त रक्त का जो सर्कुलेशन होता है बहुत डाउन होता है, इसलिए यहाँ भी हम ये काम नहीं करेंगे। भोजन के बाद हम नहीं करते हैं ब्लड क्लेटिंग, वो खाया हुआ उस रोगी को हम उस समय ब्लड क्लेटिंग नहीं करेंगे। अतिस्वेदन के बाद, बहुत ज़्यादा अतिस्वेदन हो चुका है, पसीना निकल चुका बहुत ज़्यादा, तो भी हम इसमें रक्त मोक्षण नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपके 3, ये अलग हैं, ये आचार्य सुश्रुत के नहीं, अलग है। हाँ, और बाकी जितने हैं वो पॉइंट जो है वो क्या है, आचार्य सुश्रुत के श्लोक के अकॉर्डिंग मैंने बताया। तो संहिता आचार्य ने लिखी, उसमें चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में उस योग्य बताया, और सूत्र स्थान के 14वें में अयोग्य बताया, अविश्रण का। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जहाँ तहाँ जहाँ भी है वहाँ पे योग्यता और ये सब चीज़ें मिली हैं। अब हम शुरू करते हैं, आचार्य सुश्रुत ने योग्यता क्या बताई, तो समझ गए अयोग्य कौन है। अगर अयोग्य समझ गए तो योग्य बाकी सारी हो गए। तो मैंने अयोग्य पहले बता दिया, याद रखना। सरोग में बहुत अच्छा ये श्लोक है, इस श्लोक को मैंने यहाँ पे आपको लिखा, आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जिसने श्लोक याद है। नहीं तो इसे मैं समझा देती हूँ कि कहाँ योग्य है। अगर बहुत अचानक वेदना हो, शोफ हो जाए, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं रक्त मोक्षण, हितकर है, यानी अच्छा होता है। कोई पाक ना हो ज़्यादा पाक, तो पाक से बचने के लिए हम करते हैं। शोफ युक्त व्रण होता है, वहाँ पे करते हैं। बहुत कठिन व्रण कोई हो, वुंड हो, वहाँ करते हैं। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, यानी ब्लड दूषित हो, पेन हो, वहाँ करते हैं। बड़े मुँह वाले व्रण हो, वहाँ करते हैं। रक्त का व्रण बदला हो, वहाँ करते हैं। विष, अगर विष से कोई शोफ हो रहा है तो तुरंत विशेषकर जलौका करते हैं। ठीक है, कोई विष खा लिया वहाँ, तो प्रक्षालन विधि या जलौका रक्त मोक्षण करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी चिकित्सा मानी गई है। ये रोगी के लिए हितकर है, बेनिफिट देता है, उसकी जान बचा सकता है। उसके बाद दंत पुट हुआ, और ओष्ठ के रोग है, दंतवेष्टक रोग है, पित्त रोग है, अयोग्य जैसे विषावण, ऐसे जहाँ पे विषावण नहीं हो पा रहा है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और आचार्य चरक ने क्षुद्र रोगों का, और आचार्य सुश्रुत ने भी क्षुद्र रोगों में रक्त मोक्षण बताया है। ठीक है, तो ये हो गया योग्य अयोग्य, बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपके सिलेबस में। उसके आता है रक्त मोक्षण। तो स्टूडेंट अब तक आपने क्या समझ लिया, देखिए मैंने महत्व बताया आपको, रक्त मोक्षण क्या होता है, रक्त मोक्षण के योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते चले जा रहे हैं। अब सामान्य नियम क्या है, तो रक्त मोक्षण का सामान्य नियम क्या है। पहली बात, सौम्य ऋतु में करते, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी। दूसरा, जहाँ पे विश्रामण कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लड लेटिंग करनी है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेदन नहीं करेंगे। ठीक है, अल्प स्वेदन देकर करते हैं। उसके बाद स्नेह यानी स्नेहित जो होते हैं उनके वैसे पदार्थ खिला के, जैसे ये वागु स्नेही क्रिया वागु खिलाने के बाद विश्रामण कर सकते हैं। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है 14वें सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में। ठीक है, उसके बाद रोगी क्या होता है, रोगी में क्या लघुता अनुभव होने लगेगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, व्याधि जो होगी उसका वेग कम हो जाएगा। ये है कि हम जब सम्यक नियम है कि अगर रक्त मोक्षण अच्छे से हो गया है तो ये सम्यक रक्त विश्रावण के लक्षण है। रोगी में लघुता अनुभव होगी, मन प्रफुल्लित होगा, व्याधि का वेग कम हो जाएगा, वेदना कम हो जाएगी। ठीक है, दाह कम हो जाएगा, उसमें पीड़ा कम हो जाएगी। ये सब शब्द आप लिखोगे कि जो पहले हो रहा था वो शांत हो जाएगा, शोफ कम होने लगेगी। ठीक है, उपद्रव, उपद्रव में क्या है और चिकित्सा क्या है, तो टॉपिक खत्म होने वाला है और सारा आप जर्नलाइज आपके माइंड में मेकअप होगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्किप मत किया होगा वीडियो, तो आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। उपद्रव में क्या है, अगर रक्त में दूषित है तो कंडू होगा, वेदना होगी, शोफ होगी, लालिमा होगी, जलन होगा, पाक होगा। सो सिंपल सारे शब्द हैं। उसके बाद अगर उपद्रव देखें तो शिरा वेदन में 20 प्रकार के शिरा दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वेद्य ना हो शिराएं, अवैध शिराओं को यानी कर दिया। आपको पता है कि 700 शिराएं होती हैं, 700 शिराओं में से 98 शिराएं ऐसी होती हैं जो अवैध होती हैं। शाखा में, कोष में, जत्रु, ऊर्ध्व भाग में, इन तीनों भागों में
शिराएँ होती हैं शाखा में 400 शिराओं में से 16 अवैध होती हैं। कोष्ठ में 136 शिराएँ होती हैं, उसमें 32 अवैध होती हैं। चतुर्थ भाग में 164 शिराएँ होती हैं, जिसमें 50 अवैध होती हैं। यानी वो 98 अवैध शिराओं को अगर आपने वेद्य किया तो हो सकता है शिरा दोष उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें 20 प्रकार के आचार्यों ने शिरा वेद्य दोष को बताया, वो मैं शिरा वेद में लेक्चर में बताऊंगी आपको। उसके बाद चलता है टॉपिक आपका कि रोग जब उत्पन्न होने, दाह होगा, पक्षाघात हो सकता है, काश, श्वास, पांडु रोग, शिरा शोष, तृष्णा, धातु क्षय। अगर गलत तरीके से रक्तमोषण हुआ यानी जो अयोग्य का हुआ तो वहाँ पे ये सारे उत्पन्न होंगे। चिकित्सा में सामान्य चिकित्सा भी है, किसी एक वेरीफाई नहीं है कि शिरा वेद का है कि किसका। तो जिसका भी होगा, पहला तो क्या है, रक्त का स्तंभन करना है, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद में पूछा गया 4 रक्त स्तंभन की विधियां होती है, संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। इन चारों विधियों द्वारा रक्त स्तंभन किया जा सकता है। दूसरा, शीतल जल से परिषेक करके बंधन के, ये सामान्य चिकित्सा है। विशेष चिकित्सा सभी एक टॉपिक पे होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बने रहना और मेरा मोटिवेशन बनाए रखना कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।